जय हिंद बच्चों। बच्चों आज का हमारा जो सेशन होगा, इस सेशन में हम लोग जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर के इस सेशन में। बाकी टॉपिक पे तो लेक्चर हो ही चुका है। तो क्लास 12 मैथ्स का जो है ये प्रोबेबिलिटी जो है थोड़ा सा जो है ये क्या है अलग करके है। अभी तक 11 तक जो हम लोग पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी में डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर है ना किसी इवेंट के रेस्पेक्ट में दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। पहला कंसेप्ट हमारा यही है। पहला कंसेप्ट हमारा क्या है? बेस थ्योरम। सॉरी, पहला कंसेप्ट हमारा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद में उसके प्रॉपर्टीज हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट, फिर बेस थ्योरम, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आफ्टर दैट हमारा लास्ट टॉपिक है बर्नौली टेस्ट। ये सारे टॉपिक हैं यहाँ पर, लेकिन क्लास 12 का मैथमेटिक्स का जो ये प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक है ये थोड़ा सा हट करके पड़ जाता है। और ये चीज जरूरी है कि क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा, क्लास 11th के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में इसको समराइज किए देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी हमारा है क्या। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? टू गेस, है ना, ऑन द ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट। कोई इवेंट होगा या नहीं होगा इसके बारे में अनुमान लगाना, है ना। प्रोबेबिलिटी मीन्स टू गेस, है ना, ऑन द ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट। अब यहाँ पर ये हमारा है क्या, इसका इसका डेफिनेशन अगर जो लिखा जाए तो ये हमारा क्या होता है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ एनी इवेंट, ऑफ एनी इवेंट is called the probability, is called the probability, है ना, of certain event। यही तो बात हुई कि किसी इवेंट के अनसर्टेनिटी मेजरमेंट को क्या कहते हैं भाई? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब इवेंट हमारा क्या है? इवेंट तो हमारा है दैट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जिसका रिजल्ट, है ना, क्लियर ना हो, कुछ भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50 के चांस होते हैं। ये सारी चीजों पर बात जो है ना क्लास 11 के मैथमेटिक्स के लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा सा समराइज किए देता हूँ कि लेट हमारा कोई इवेंट ई है, ई हमारा क्या है? ये इवेंट है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखी जाएगी? पी। ठीक, और यस हमारा ये क्या लिखा हुआ है? यस हमारा कोई एक सैंपल स्पेस है, इसको बताना जरूरी है। ये सैंपल स्पेस हमारा क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब लेट हमारा ये आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है और उसके जो है ये इवेंट है E1, E2 एंड सो ऑन, कहां तक ये En, ये सब हमारे क्या है? उसके ये इवेंट हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट, मान लो E1 का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या होता है? अगर तो E1 का निकालना है तो यहाँ पर ये आप इवेंट E1 इक्वल टू ये आपको क्या क्या मिलेगा? समथिंग मिलेगा। और ये पूरी सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस कंसीडर करेंगे, फिर इवेंट कंसीडर करेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट E1 इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यही आपको फार्मूला क्या करना है? यूज करना है।
अब इवेंट हमारे क्या होते हैं, इवेंट आर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, जैसे E1 E2 E3 ये सब क्या है, ये अंतर ये सब इसके सबसेट हैं भाई। तो इवेंट तो हो ही गया, ये पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस। फिर इवेंट के टाइप कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, श्योर आर सर्टेन इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी है ना क्लियर होती है 1 होता है। रैंडम और पॉसिबल इवेंट जिसके रिजल्ट के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते, जैसे टॉस डे कॉइन, एक सिक्का आपने उछाला तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है ना। किसी डाइस को आपने रोल किया तो भाई 1 से लेकर के 6 तक फेस होते हैं, है ना। दियर रिजल्ट इज नॉट अनसर्टेन, कि 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है, कोई प्राइम नंबर इधर अपियर हो सकता है, कोई इवन नंबर अथवा 8 नंबर अपियर हो सकता है, तो आप कुछ नहीं कह सकते ना उसके रेफरेंस में। तो रैंडम और पॉसिबल इवेंट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। उसके बाद में इम्पॉसिबल इवेंट जिसको 5 से डिनोट करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जैसे 2 इज ग्रेटर देन 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 2 4 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ये सारी चीजें हैं। आपने किसी डाइस को रोल किया, अब 1 से 6 तक है ना, उसमें फेस होते हैं, नंबरिंग होती है। आप कह दो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो 7 है नहीं तो आएगा कहाँ से, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, सिंपल इवेंट में केवल है ना एक आउटकम, कंपाउंड में क्या होते हैं, एक से अधिक हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट होते हैं, है ना, उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो 5 मिलेगा। और म्यूचुअली पॉजिटिव इवेंट होते हैं कि सबका अगर जो यूनियन ले लिया जाए तो क्या मिलता है हमको, पूरा सैंपल स्पेस हो जाता है। तो ये इस तरीके से है यहाँ पर, ठीक है बेटा। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया कि ये कॉइन टॉस्ट थ्राइस, है ना, क्या कहा, ये कॉइन टॉस्ट थ्राइस। थोड़ा सा मैं इस बात को समझने की कोशिश करता हूँ कि भाई एक सिक्के को जो है 3 बार उछाला गया है, और ये ट्री डायग्राम मेथड द्वारा मैं इसका सैंपल स्पेस बना रहा हूँ, है ना, दैट इज व्हाट ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम, अब एक बार उछाला तो हेड या टेल अपेयर होगा, दोबारा उछाला तो फिर हेड या टेल अपेयर होगा, है ना, ये 2 टाइम के लिए हो गया। और ये तीसरी बार के लिए किया तो फिर हेड या टेल ही तो अपेयर होगा, हेड या टेल, ये क्या हो जाएगा आपका हेड या टेल। सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ट्री डायग्राम रेफर कीजिए, ज्यादा सही रहेगा। तो ये सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हेड 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 इधर से ले लो, फिर हेड हेड टेल। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों बार हेड हो जाए, या हो सकता है 2 बार हेड, तीसरे बार में टेल आ जाए, ठीक है, या हेड टेल हेड हो जाए, या हेड टेल टेल हो जाए, टेल हेड हेड हो जाए, टेल हेड टेल हो जाए, फिर क्या हो जाएगा, टेल टेल हेड हो जाए, या टेल टेल टेल, ये 3 टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, ये 8। अब इसमें से कोई इवेंट लेट्स हमने ये E1 लिख दिया, तो E1 हमारा अगर जो एक ही आउटकम इसमें हम ले लेते हैं तो ये हमारा सिंपल इवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर जो E2 हमने कोई इवेंट कंसीडर कर लिया, अब इसमें 2 इवेंट हो जाएंगे, है ना, हेड हेड मैंने ले लिया, उसके बाद में मैंने हेड हेड क्या ले लिया, टेल ले लिया, तो हमारा कंपाउंड इवेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक आउटकम्स होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, और अलग अलग है ना सिचुएशन में सारे इवेंट को कंसीडर कर लें, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इवेंट का इंटरसेक्शन अगर जो 5 मिलता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और सारे इवेंट का यूनियन ले लो, सैंपल स्पेस मिल जाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। फिलहाल ये तो थोड़ा सा बेसिक था, लेकिन हमको जो क्लास 12th में पढ़ना है वो बच्चों हमारा क्या है, पहला टॉपिक वो है मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये सैंपल स्पेस इतना चीज बताना है ना जरूरी था, प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने बता दिया। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है आपका, दैट इज यहाँ पर 2 इवेंट हैं, ठीक, ये हमने लिखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है लेट E एंड F आर 2 इवेंट्स, है ना, एसोसिएटेड विथ सैंपल स्पेस S
सैंपल स्पेस एस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमने कोई भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है और ई और एफ हमारे उसके कोई दो इवेंट हैं सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड, ये ई और ये मैंने क्या लिख दिया ये एफ, और भी बहुत सारे इवेंट हैं सैंपल स्पेस में, तो इनफाइनाइट इवेंट होते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही बात कहता है, इसको क्या लिखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ई अपॉन एफ, इसका मतलब कि जो नीचे वाला इवेंट है वो हो चुका है, ऊपर वाला है उसको फाइंड आउट करना है नीचे वाले रेस्पेक्ट में जो हमारा हो चुका है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वेयर व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ शुड नॉट बी जीरो। तो यही हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ऑन occurrence of event f, this is what conditional probability of event e on occurrence of event f, यानी e की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जबकि इवेंट f हो चुका है, ठीक, यही है प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन सम कंडीशन, और बेस्ड ऑन सम कंडीशन यही है भैया कि दूसरा इवेंट हो चुका है, ठीक। तो पहला इवेंट उसके रेस्पेक्ट में उसका प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है। अब हम आगे इस पे बात करने वाले हैं कि इसके जो प्रॉपर्टीज हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, क्या हैं प्रॉपर्टीज हैं, इसके प्रॉपर्टी हमारे क्या लिखे हुए हैं, पहला है properties of conditional probability, कंडीशनल है ना प्रोबेबिलिटी, इसमें हमारा पहला वाला क्या लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एफ अपॉन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ इक्वल टू, ये मेरा क्या होता है ये 1 हो जाएगा। अब आप चाहे जिसको ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका क्या हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ, जो इवेंट हो चुका है उसी के रेस्पेक्ट में आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ, ये क्या हो जाएगा एफ अपॉन एफ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ऐसे इसका भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो फिर वही हमारा क्या हो जाएगा एफ अपॉन एफ, और फिर आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1। फिर बी वाला जो हमारा लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन ये एफ, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा बी अपॉन एफ और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ये क्या हो जाएगा एफ, एक तो हमारा ये, और जब व्हेन ये एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब ये और बी हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो उनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो देन ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ इक्वल टू, ये मुझे क्या मिलने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा हमारा बी अपॉन एफ, ठीक। और तीसरा वाला कंडीशन है भैया ये वाला देख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट अपॉन एफ इक्वल टू ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा ई अपॉन एफ, ये इतने सारे जो है चारों प्रॉपर्टीज होते हैं ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। लेट्स चेक इट। ठीक है बच्चों, इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ, ठीक। अगला हमारा है, पहले हम लोग जो है लेक्चर वाले सेशन पर बात कर लेते हैं, ये कितनी प्रॉपर्टी थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के 1 2 और ये 3 प्रॉपर्टी ही थी, हाँ, और इनका यूज भी होता है आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा जो है
वो है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि वो दिया रहता था कि एक इवेंट हो चुका है, उसके रेस्पेक्ट में मुझे दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता था। इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में कि मतलब दोनों इवेंट एक के बाद दूसरा अकर्स होता है ना। चलिए हम बात करेंगे, ये हमारा क्या लिखा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर लेट्स हमारे पास ये कोई अर्न है, ये हमारे पास बैग है, झोला है, जो भी है, इसमें 10 रेड बॉल है और 5 क्या है ये ब्लैक बॉल है। तो टोटल जो है कुल मिलाकर के सैंपल स्पेस में आपके जो है ये आपका क्या मिल जाएगा सैंपल स्पेस R1 से लेकर के R10, ये 10 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है B1 से लेकर के B5। तो कुल मिलाकर के आपके पास ये 15 बॉल हैं। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ एक के बाद एक, मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने, है ना, बैग में हाथ डाला और ब्लैक बॉल निकाल दिया, है ना, एक के बाद दूसरा बॉल निकाल दिया। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बात फाइंड आउट करना है कि पहला वाला रेड है दूसरा वाला ब्लैक है, या जो भी है हमको विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, ये बॉल निकालना है एक के बाद दूसरा। तो वहां पर हमको क्या यूज करना होगा द कंसेप्ट ऑफ व्हाट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर भी ये हमारा इस भैया सैंपल स्पेस क्या है उससे रिलेटेड एसोसिएटेड ये हमारे पास ये दो इवेंट हैं ई और एफ, ठीक है। इसमें आप क्या निकाल देंगे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, क्या लिख दिया यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा एफ। तो इधर से इसको जब मल्टीप्लाई कर दे भाई तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया फर्स्ट, यानी कि मतलब एफ हो चुका है तो ई के होने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है भाई, दूसरा कंडीशन इसने कुछ कहा है, आप देखो दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि ई हो चुका है तो एफ के होने की प्रोबेबिलिटी एफ अपान ये ई, है ना, जो नीचे है वो हो चुका है और जो ऊपर है ना, होने वाले के रेस्पेक्ट में उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। ये क्या हो जाएगा, ये फिर आपका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। खैर ये वही बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो भाई जरा बोल दे इसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ए। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो एफ ई अपॉन एफ, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, अच्छा दोनों जगह एफ, ये कैसे हो गया यार, ई है तो यहाँ ई कर भाई, हाँ ठीक, ये ई हो जाएगा एफ अपॉन ई, एफ इंटरसेक्शन यहाँ पी इंटरसेक्शन एफ बराबर पी इंटू पी एफ अपॉन ए। हाँ अब आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज किया जाए तो ये मुझे क्या मिल रहा है पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, ये मुझे क्या मिलेगा पीई इंटू पी ऑफ एफ अपॉन ए इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी एफ इंटू पी ऑफ ई अपॉन एफ, and this is called what multiplication theorem of probability। इस स्टेटमेंट को ही हम क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर टू इवेंट्स, है ना। ये कितने इवेंट्स के लिए है, ये दो इवेंट के लिए है और वो दो इवेंट हमारे कौन कौन से हैं भैया ई और एफ, जो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जैसे मैंने इसमें बताया, ठीक है। तो E upon F एक बार जो है लेट्स से चेक इट इंटरसेक्शन F upon EF प्रोबेबिलिटी ऑफ F देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E upon F, नो डाउट, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटर F upon A प्रोबेबिलिटी ऑफ
एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। ठीक, तो ये दोनों हमको मिल चुके हैं, यही हमारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है फॉर टू इवेंट्स। सिमिलरली है ना, लेट ई एफ है ना और जी, मान लो एंड जी, ये तीन इवेंट है हमारे जो है सैंपल स्पेस से रिलेटेड। यहाँ पर जो है ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, हालांकि है तो इसमें इनफाइनाइट सैंपल स्पेस में है ना, यहाँ तक भी इनफाइनाइट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसमें इनफाइनाइट तक है ना दिखा दिया है, क्योंकि सैंपल स्पेस का एजम्पशन ऑफ इनफाइनाइट तक कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्या लिखा है, तीन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ये जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ना इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आपका क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन ई एफ। ये तीन इवेंट के लिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन ई एफ। हाँ, इंटू ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये ई एफ। ये तीन इवेंट के लिए है हमारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट। ठीक बेटा, तो ये हमारा हो जाएगा। अब लेट्स से चेक इट कि मतलब हम इस पर कोई आगे एक न्यूमेरिकल पर अगर जो बात करें तो इस पर क्या कोई क्वेश्चन है, ये जो मैंने मान लिया यही हमारा हो जाएगा, तो उसमें क्या दिक्कत है। एक तो हमारा ये रेड वाला जो मैंने बाल निकाला इसको मान लिया है ई, और इसको क्या मान लेंगे हम, या जब ये हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का क्या मिलेगा भैया, विदाउट रिस्क, मैंने पहले इस कहानी को स्टार्ट किया था, ये 10 है ना, तो ये 10 बटे कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। अब चूंकि ये वाला हो चुका है तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी प्रोबेबिलिटी 15 बॉल था तो एक निकल चुका है, मैंने उसको रखना तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ये क्या हो जाएगा, ई है ना, एफ के होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि ई वाला हो चुका है ना, एक के बाद एक। तो यहाँ पर ये तो हमारा रेड वाला था ना, रेड वाले के लिए जो ड्रॉ किया हमारा इवेंट ही है, और ब्लैक वाले के लिए क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारा जो है वो एफ वाला हो जाएगा। तो भाई जरा बताओ इसमें कितना बचेगा, ये 5 अपान आपका कितना हो जाएगा, 14। बाल तो 5 ब्लैक ही हैं, लेकिन ओवरऑल कितने हैं, 14 बचे। तो भाई आप क्या हो जाएगा, दोनों का इवेंट हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। तो ये मेरा आपका कितना हो जाएगा, 10 अपान 15 इंटू 5 अपान ये 14। काट दीजिए थोड़ा सा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और काट दो भाई 2 7 जा और 2 5 जा, तो फिर क्या बचेगा, ये 5 1 जा 5 अपान 3 7 जा ये 21 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखें और भी कोई क्वेश्चन हो कर दो इस पर बेसिस, तो हम लोग जो है ट्राई टू सॉल्व देम। ये आपका कितना आया है, एन अनकंटेंट 10 ब्लैक 5 व्हाइट बॉल, अच्छा वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। 2 balls are drawn from one end after another without reply. What is the probability that both drawn are black? Balls are black. दोनों के ब्लैक होने की बात की है। ठीक है, इसमें मेरा एक दो पहला वाला रेड था, दूसरा वाला ब्लैक था, एज भी सी आपके ऊपर है, डिपेंड करता है ना। बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इसमें यही डिफरेंस है बेटा कि कंडीशनल वाले में एक इवेंट हो चुका होता है, वो आपको दे देगा कि हाँ ये वाला हो चुका है। इसमें है कि ये आपके ही सामने होगा, है ना, वन आफ्टर अनदर, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट आपके सामने ही होगा, है ना। बस जो हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में दूसरे इवेंट का आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में।
ऐसे आप 3 इवेंट के लिए भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसने किया है 2 इवेंट के लिए तो मैंने कर दिया। यहाँ पर है एक क्वेश्चन है ये हमारा, फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ द कार्ड, है ना, ताश की एक अच्छे तरीके से फेंटी हुई गड्डी, है ना, कितनी होते हैं उसमें 52 गड्डियां होती, 52 पत्ते होते हैं ना। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ द कार्ड, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, है ना, फर्स्ट 2 आर किंग एंड थर्ड इज आर व्हाट, एस। पहले 2 पत्ते हमारे क्या है, किंग के हैं, और लास्ट वाला पत्ता हमारा क्या है, एस का है। तो लेट यहाँ पर हमारी 3 इवेंट है, पहला किंग वाले का क्या मान लेंगे, ई, और दूसरे का क्या ले लेंगे, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, दूसरे किंग वाले का क्या हो जाएगा, ये एफ अपान ई हो जाएगा, ठीक। और तीसरा क्या हो जाएगा, जो हमारा जी वाला हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, जी अपॉन एस वाला, है ना, ई एफ हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो किंग के कितने पत्ते होते हैं, कुल मिलाकर के हमारा जो ताश का गड्डी होता है भाई किंग का, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना कह रहा है, किंग के कितने पत्ते होते हैं आप जरा बताओ। यहाँ पर मैंने इसको ले लिया, ये किंग के, है ना, 13 कार्ड्स किंग के होते हैं, और 13 कार्ड आपके एस के भी होते हैं। ये 13 मैंने किंग लिख दिया और 13 क्या लिख दिया, एस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पहले किंग का कितना हो जाएगा, 13 अपान ये 52 आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक किंग निकल गया तो दूसरा किंग, है ना, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये एफ अपान ई, इसका क्या हो जाएगा, अब एक निकल गया 12 बचा ना, तो दिस मीन्स व्हाट, 12 अपान ये आपका क्या हो जाएगा, 51, यही तो होगा। और आफ्टर दैट एक एस की भी बात किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जी अपान ये ई एफ हमारा हो जाएगा। एस के कितने पत्ते होते हैं, एस के भी 13 ही तो पत्ते होते हैं भाई, 13 चौका, नहीं नहीं यार, 13 तो पत्ते होते हैं ना, किंग तो 4 ही होता है भाई, हार्ट स्पेड क्लब और डायमंड, वो तो पूरा नंबरिंग पर हम बात कर गए थे। आप लोग बैठ जाइए साइलेंट होकर के, बैठ जाइए, साइलेंट रहिए, पूरा पोटेंशियल गड़बड़ कर देता अभी तो, ध्यान दिया करिए भाई। कार्ड, हर कार्ड जो है 13 कार्ड्स होते हैं, और हर कार्ड जो है 4 टाइप्स में होता है। क्या क्या होता है, हार्ट स्पेड क्लब और डायमंड, हार्ट और डायमंड रेड होते हैं, स्पेड और क्लब ब्लैक होते हैं। तो 4 किंग है, यहाँ पर भी 4 एस है, वही तो मैं कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है यार। ये 4 अपान कितना हो जाएगा, 52, तो ये आपका क्या होता जाएगा, 4 on 4, 13 4 जा 52, और इसका कितना बचेगा, ये 3 अपान 15, 51 बचेगा, तो ये 1 अपान कितना हो जाएगा, 17, क्यों 3 1 जा 3 और 17 3 जा, और फिर 4 अपान, भाई एक एस भी तो 4 होता है, तो 4 अपान ये कितना हो जाएगा, 52, तो ये 1 अपान कितना हो जाएगा, ये 13। ठीक है, लेट्स चेक इट, कैसे कोई प्रॉब्लम है। अच्छा हाँ हाँ, 2 कार्ड निकल चुके हैं, 4 अपान 50 होगा आपका, सही कह रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 अपान 50। अब इसको हम क्या ले लेंगे, ये 4 अपान 50 है, तो दिस मीन्स ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2 अपान ये 25। तो बाई दिस स्टेटमेंट, है ना, क्योंकि तीनों एक के बाद एक तीनों इवेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ही यूज होगा। तो पी का वैल्यू कितना लिखा है, 1 अपान 13, और एफ अपान ई का कितना लिखा है, 1 अपान ये 17, और इसका कितना लिखा है, 2 अपान 25। भाई ये 2 अपान कितना हो जाएगा, जरा इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टाइम थोड़ा कम है ना, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कितना दिया है, 13 17 इंटू 25, ठीक, 55 25, हाँ ठीक। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक।
आप ध्यान रखिएगा, है ना। 13 कार्ड होते हैं, बाकी हर कार्ड 4 टाइप में होता है, 4 एस, 4 किंग, 4 जैक, 4 क्वीन, है ना। बाकी 10th हो, 9th हो, 8th हो, किसी भी नंबर का कार्ड हो, वो 4 कार्ड ही होते हैं। हमने नंबरिंग को माइंड कर लिया था, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, है ना, सावधानी रखिएगा, नहीं क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगला जो है हम लोग करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या पढ़ेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। जाओ जाओ आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाइए। टॉपिक हमारा क्या है देखते रहें। चल भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट आ जा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये हमारा हो चुका है भैया। हाँ, आज के लेक्चर में हमारा बचा है इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या कह रहा है? इंडिपेंडेंट इवेंट। अब आप लेट कर लो कि ये हमारा भाई ई और एफ 2 इवेंट आपको मान करके कम से कम चलना है। मैंने पहले बता दिया था कि हाँ, आपका काम एक इवेंट से होने वाला नहीं है, ठीक। तो 2 इवेंट आप कम से कम एज्यूम करके चलो। एक है आपका कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने किया और जो सैंपल स्पेस मिला वहां से 2 इवेंट की बात ही कर रहा है, ई और एफ, ठीक। 2 इवेंट है ना, या आप लिख देंगे इवेंट ई एंड एफ are said to be what? Independent event. Independent event if there is no effect, है ना, on event B या at event B on the occurrence of event E। मतलब एक इवेंट के होने पर दूसरे इवेंट पर कोई इफेक्ट ना पड़े, है ना। E and F are said to be independent event if there is no effect, there is क्या कहा, there is no effect on event E, on event E या at, हाँ ठीक, at event E on occurrence of event F। मतलब कि 2 इवेंट E और F ये हमारे क्या इंडिपेंडेंट कब कहे जाएंगे? जब E के होने पर F पर कोई इफेक्ट ना पड़े, या F के होने पर E पर कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी एक के होने पर दूसरे इवेंट पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसको क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या कहा जाएगा उसको? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन F इक्वल टू, उधर से दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक। हाँ, ये हमारे हो गए। अब चलिए, ऐसे इंडिपेंडेंट इवेंट के बहुत सारे जो है एग्जाम्पल है ना हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, जिनको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। देख लेते हैं कि इस पर कोई न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट जो नोट्स है उन पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ कि अगर जो E और F ऐसा हो रहा है डज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो इनको इंडिपेंडेंट क्या नहीं कहा जाएगा, है ना। अगर जो इन दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है ना डज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ इवेंट E एंड F, है ना, अगर जो इक्वल नहीं होगा तो ये नॉट इवेंट इंडिपेंडेंट कहे जाएंगे, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, एक जो है इसमें कंफ्यूजन ये बना रहता है इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में। मैं यहाँ पर इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। इंडिपेंडेंट इवेंट और दूसरा क्या है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना। अगर जो इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी मान लो, अगर जो इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो जाए, है ना, क्या बताया मैंने, अगर जो इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो जाए तो यू कांट कंसीडर इट एज ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। और कन्वर्सली भी उस बात को समझ लो कि अगर जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो जाए तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं हो सकता। दोनों ध्यान रखिएगा। तीसरा है ये सी वाला पॉइंट की और एफ है हमारे। इंडिपेंडेंट की बात होती है क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और डी वाला पॉइंट है, यहाँ पर 3 पॉइंट की बात किया है ना, 3 पॉइंट के इंडिपेंडेंट, 3 इवेंट के इंडिपेंडेंट होने की बात की है। ए बी सी यहाँ पर है हमारे, तो ये क्या होगा, ए और बी इंडिपेंडेंट का हो गया तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर बी और सी का देख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ए बी बी सी और फिर ए सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। उसके बाद में तीनों को मिला करके कर देगा, क्या कर देगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अगर जो इफ 3 इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट देन डेफिनेटली दे मस्ट हैव टू फॉलो दिस कंडीशंस। अगर जो इन तीनों में से एक भी फेल हो गया तो वो तीनों इवेंट को हम क्या कहेंगे कि वो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, है ना। चेक कर लेते हैं कि इसमें कुछ बचा तो नहीं है। हाँ, तो ये वाला आपका क्लियर हो गया कि 2 इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, अगर जो उनकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। दूसरी चीज कि 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी तो कैन नॉट हैव इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। बाकी जो है अब और तो कुछ इसमें बचा नहीं। और कुछ कंडीशन तो इसमें है नहीं। कोई एक प्रॉब्लम अगर जो कह दे, एक क्वेश्चन मान लो कि ऐसा कह दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे दिया है ये 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो दे दिया है 3/7, तो कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करिए, तो भैया फार्मूला लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई का वैल्यू क्या लिखा है 2/5 इंटू ये क्या हो जाएगा 3/7, तो कुल मिलाकर के 2 3 जा 6/5 7 जा 35, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स चेक इट। और कुछ हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें से। यहाँ से देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट के ही कुछ प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पर सॉल्व किया है। कहा है ये डाइस थ्रोन, भाई ये डाइस थ्रो किया गया है, क्वेश्चन है हमारा। तो डाई जब थ्रो किया गया है, यहाँ से देखो ये ट्री डायग्राम द्वारा उसका सैंपल स्पेस बनाइए 1 2 3, है ना। यहाँ पर ये 4 5 और ये क्या हो गया 6, तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो जाएगा। इज द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ अपेयरिंग इन मल्टीपल ऑफ 3। ई जो है एक इवेंट है जो 3 का मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल का इवेंट क्या हो जाएगा, ये 3 एंड 6। और दूसरा कह रहा है एफ इज द इवेंट ऑफ अपेयरिंग इवन नंबर। एफ जो है इवन नंबर का इवेंट है। एफ इक्वल टू, भाई इवन नंबर कौन है 2 4 6, ठीक है जी, हाँ ठीक। तो दोनों का जो है इंटरसेक्शन निकाल दो भाई, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट है, क्या कॉमन है, खाली ये 6 6 है बस, तो ये 6 हो गया। अब आगे जो मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूंगा, यहाँ पर देखो
क्योंकि देन फाइंड इवेंट ई एंड एफ आर क्या है, इंडिपेंडेंट। यही चीज हम लोगों को चेक करना है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब भाई देखो ई का कितना है ये, है ना 6 में से 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई का इधर क्या हो जाएगा 2/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का कितना होगा 3/6 हो जाएगा है। और इंटरसेक्शन एफ का इसका क्या है 1/6 हो जाएगा। तो अब आप इसमें देखो ये कितना हो 1/6 इक्वल टू 2 3 जा 6 अपॉन ये 36 हो जाएगा, और 6 1 जा 6 6 6 जा 36, तो 1/6 इक्वल टू ये 1/6, LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक। हेंस these two events E and F are said to be independent event, क्योंकि वो इस कंडीशन को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इतने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखो, है ना। बाकी बात जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।